महाराष्ट्र की सियासत की, जहां पर महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अजीत पवार के निधन के बाद अब महाराष्ट्र सरकार में उनके रिक्त पदों को लेकर एनसीपी में हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार डिप्टी सीएम थे और उनके पास वित्त मंत्रालय था। एक्साइज, स्पोर्ट्स और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास था। एनसीपी इस कोशिश में है कि ये सभी विभाग फिर से एनसीपी के हिस्से में ही आए। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर एनसीपी जल्द सीएम फडणवीस को चिट्ठी लिख सकती है। और देखिए, कई पद उस वक्त वो संभाल भी यहां पर रहे थे, लेकिन प्लेन क्रैश अचानक से होता है और कल उनका अंतिम संस्कार भी यहां पर किया गया। लेकिन अब यही कहा जा रहा है कि एनसीपी ये चाहती है कि जो मंत्रालय उनके पास अब तक रहे थे, जो अब रिक्त हो चुके हैं, उनके जाने से जो खाली हुए हैं, उनको अब एनसीपी के पास ही रहना चाहिए। और उसको लेकर हो सकता है कि सीएम फडणवीस को एनसीपी की ओर से कोई पत्र यहां पर लिखा जाए जिसमें वो ये मांग रख सकते हैं। देखिए, उनके पास वित्त मंत्रालय था, एक्साइज, स्पोर्ट्स, इसके अलावा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट भी वही संभाल रहे थे अजीत पवार। और अब उम्मीद यही है कि हो सकता है सुनेत्रा पवार ये सब कुछ संभालें। और देखिए, इन सबके बीच एक चर्चा इस बात को लेकर भी शुरू हो गई है कि क्या एनसीपी अजीत गुट और एनसीपी शरद गुट एक साथ आएंगे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसे लेकर अजीत पवार ने एक फ्यूचर प्लान बनाया था, जिसके मुताबिक अजीत गुट और शरद गुट एक साथ आने वाले थे। लेकिन ये प्लान अंजाम तक पहुंचता उससे पहले अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। अब इसी के बाद इंतजार यही है कि फैसला अब आगे क्या लिया जाएगा एनसीपी की ओर से, इसके अलावा अजीत पवार के परिवार की ओर से। क्या सुनेत्रा पवार अब जो उनकी सत्ता है उसको यहां पर संभालेंगी, क्योंकि अटकलें इस बात की भी लग रही हैं कि बारामती से वो चुनाव लड़ सकती हैं। और उसके बाद क्या वो परिवार के साथ फिर से एकजुट होने का फैसला लेंगी या फिर महायुति के साथ ही रहेंगी। देखिए, अब सवाल है कि एनसीपी महायुति में बनी रहेगी या फिर एक बार यूनाइटेड एनसीपी बनेगी। इसे लेकर सूत्रों के हवाले से खबर भी है। फिलहाल एनसीपी अजीत गुट के नेता इसे लेकर दो गुटों में बंटे हुए हैं। एक गुट महायुति में बना रहना चाहता है, दूसरा गुट शरद पवार संग जाना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक इस बात को लेकर चर्चा थी कि अजीत पवार और शरद पवार साथ आएंगे। इसे लेकर फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते में बाकायदा ऐलान होने वाला है। लेकिन उससे पहले अजीत पवार का निधन हो गया। इससे पहले अजीत पवार और शरद पवार के बीच की नजदीकियां भी सबने निकाय चुनाव के दौरान देखी, जब पुणे और पिंपरी चिचवड़ में दोनों की पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ी। इसके बाद भी फरवरी वाले प्लान की चर्चा शुरू हो गई थी। इन सारी हलचल के बीच सूत्रों की माने तो बीजेपी ये चाहती है कि एनसीपी महायुति में बनी रहे, क्योंकि एनसीपी अगर महायुति से अलग होती है तो सरकार की सेहत पर थोड़ा असर, देखिए असर तो नहीं होगा लेकिन मुश्किलें तो बढ़ सकती हैं। एनसीपी हटी तो एकनाथ शिंदे का दबदबा इससे बढ़ सकता है। और हमारे सहयोगी इस वक्त विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, और क्या डिटेल्स आप पहुंचाएंगे? आप समझ रहे हैं एनसीपी में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? अजीत पवार का एक रिक्त स्थान, उस रिक्त स्थान को पहले तो भरेगा कौन, और फिर एनसीपी अब कहां जाएगी, किस ओर जाएगी? अभी दो रास्ते उसके पास हैं। देखिए शिवानी, ये एनसीपी अभी उस मोड़ पे खड़ी है जहां पर अब उसको तय करना है कि उसे किस रास्ते पे जाना है। देखिए, पूरी एनसीपी जो लीडर थे, जो प्रमुख थे, अजीत दादा पवार, उनके जो देहांत है वो 28 जनवरी को प्लेन क्रैश में हो गया था। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार एनसीपी का प्रमुख कौन बनेगा। दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कौन बनेगा। तीसरा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो पोर्टफोलियो अजीत पवार के पास थे, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो थे, फाइनेंस, प्लानिंग और स्पोर्ट्स, इनके मंत्री इनका जो पोर्टफोलियो वो किसको दिया जाएगा। अब इसको लेकर देखिए विचार विमर्श चल रहा है। एनसीपी अजीत पवार गुट में और एनसीपी शरद पवार गुट में जो सूत्र बता रहे, उनका जो मर्जर था ऑलमोस्ट डन था। जिला परिषद के चुनाव के बाद ये मर्जर का ऐलान होना था। और अगर मैं आपको बताऊं स्पेसिफिक तारीख 8 फरवरी को ही ये ऐलान होता कि 8 फरवरी को दोनों अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट एक साथ आकर एक ही एनसीपी में रहेंगे। अब देखिए, उनका देहांत हो चुका है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मर्जर होगा या नहीं होगा। अब जो जानकारी मिल रही है कि देखिए, शरद पवार गुट में 2 गुट बच चुके हैं। कोई चाहता है मर्जर हो, कोई चाहता है कि नहीं शरद पवार के साथ ही रहना है। वही अजीत पवार गुट में भी 2 ग्रुप हो गए हैं। कई लोग चाहते हैं कि सरकार में बने रहें और कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, अजीत दादा की मौत के बाद वो वापस शरद पवार के पास चल जाए। तो ये अलग अलग गुटबाजी हो रही है। अब जो फाइनल कॉल लेना है कि किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर अजीत पवार की जो पत्नी है, जो फिलहाल राज्यसभा सांसद है सुनेत्रा पवार, उनको प्रमोट किया जाएगा। हो सकता है कि जो एनसीपी की मांग है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाए और जो पोर्टफोलियो
अजीत पवार संभालते थे वो पोर्टफोलियो सुनीता पवार को दी जाए, वही उनके बेटे जय और या पार्थ पवार जी विवेक, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी अटकलें यहाँ पर लगातार लग रही हैं। अब आगे क्या होगा इस पर सबकी नजर यहाँ पर लगातार रहेगी। और देखिए एक बड़ी खबर भी इस वक्त है, जहां महाराष्ट्र में इस बार बजट सीएम देवेंद्र फडणवीस पेश करेंगे। अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्री थे, उन्हें ही ये बजट पेश करना था, लेकिन अब उनके निधन के बाद सीएम फडणवीस खुद बजट पेश करेंगे। बतौर महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने अब तक 11 बार सदन में बजट पेश किया था और लगातार वो ये पदभार यहां पर संभाल रहे थे, लेकिन उनके आकस्मिक निधन के बाद अब सबसे पहले तो सवाल यही है कि अब वित्त मंत्री का जो पद है वो किसे दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि देखिए बजट सेशन अब यहां पर शुरू होने वाला है तो बजट पेश करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में सीएम फडणवीस अब बजट खुद पेश करेंगे। और देखिए साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। पिता के दावे के बाद पुलिस ने डेक्सोना इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को हिरासत में अब ले लिया है। इंजेक्शन के खाली खोल जब्त किए गए हैं और आश्रम को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि डेक्सोना इंजेक्शन लगाने के महज 5 मिनट बाद साध्वी की मौत हो गई। हालांकि मौत इंजेक्शन से हुई या फिर किसी दूसरी वजह से, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही हो सकता है जो आज आने वाली है। वहीं डॉक्टरों का यह कहना है कि डेक्सोना एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है जो सूजन और गंभीर एलर्जी में लाइफ सेविंग ड्रग है और इस्तेमाल इसको किया जाता है और इससे आमतौर पर तत्काल मौत नहीं होती। हालांकि इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इंजेक्शन में कुछ मिलाया तो नहीं गया था या फिर किसी जानलेवा साइड इफेक्ट की वजह से यह मौत हुई है। वहीं आज साध्वी प्रेम बाइसा का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बालोतरा में किया जाएगा। तस्वीर भी हम आपको यहां दिखा रहे हैं साध्वी की। इनके पिताजी द्वारा ऐसा बताया गया कि इनकी कल थोड़ी तबीयत खराब थी, जिस पर इन्होंने किसी प्राइवेट कंपाउंडर को बुलाया था। प्राइवेट कंपाउंडर ने जो इंजेक्शन लगाया, बाद उसके इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गई, जिसके बाद इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने ले गए, जहां उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जो बॉडी है उसको MGH मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया, प्रॉपरली वापस से जाँचें करवा के शिफ्ट करवाया गया और अब मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम जो है वो उसकी प्रोसेस चालू है। तो पूरी जांच अपने तरीके से यहां पर हो रही है और हमारे सहयोगी भवानी सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जयपुर से ही जुड़ रहे हैं। भवानी, क्या जानकारी, क्या डिटेल्स आप पहुंचाएंगे? आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आने वाली है और आज ही अंतिम संस्कार भी होना है। देखिए प्रेम बाइसा का अंतिम संस्कार है वो जो बालोतरा के अंदर उनका पैतृक गांव है वहाँ पर है, वो वहाँ पर किया जाएगा। कुछ देर बाद में अंतिम संस्कार की रस्म शुरू हो जाएगी। वहाँ बड़ी संख्या के अंदर लोग इकट्ठे हैं, गांव के लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर भी गांव में भी एक आश्रम है उनका, बाकी लोग हैं। अब लेकिन सबसे बड़ी जो नज़र है इस बात को लेकर है कि आखिर मौत हुई किससे। अभी गृह राज्य मंत्री से हमने बात की है, जवाहर मैडम से। उन्होंने कहा कि सरकार के पास में भी, जो पुलिस के पास में अलग अलग तरीके के इनपुट आए, क्योंकि PM रिपोर्ट की एक डिटेल रिपोर्ट आनी है और उसके बाद में विसरा की जांच करवाई जा रही है, उसकी रिपोर्ट आनी है। तो उन्होंने कहा तमाम तरीके की रिपोर्ट्स आ जाए, इसके बीच में पुलिस अपने एंगल पे एक जांच कर रही है। उस जांच के अंदर क्या होता, उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और आखिर मौत किस वजह से हुई है, क्या इसके अंदर कोई साजिश थी, किस तरीके का एंगल है, क्या सुसाइड किया, हत्या हुई या फिर इसके बाद में किस, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जांच चल रही है और उसके बाद में इंतज़ार सरकार ये कर रही है कि एक बार पुलिस जांच की रिपोर्ट और जो मेडिकल जांच है वो तमाम आ जाए। इसके बीच में जितने सर्विलेंस उपकरण है वो वहाँ से जब्त कर लिए गए, आश्रम को सील कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के, यानी कि वहाँ पर CCTV कैमरा नहीं थे, लेकिन बाकी तमाम तरीके के जो वहाँ पर थे, कंप्यूटर थे, वो भी किए गए, वो जाँच की जा रही है। तो सरकार कई एंगल पर, पुलिस के एंगल पर जाँच कर रही है। जी भवानी, तो हर एंगल से जांच करने की कोशिश यहां पर पुलिस की हो रही है और जल्द ही सारे सबूत सबके सामने होंगे। और देखिए साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर सस्पेंस और गहराता जा रहा है, क्योंकि जो कहानियां बाहर आ रही हैं वो बता रही हैं कि इस मौत के पीछे कोई बड़ा राज दफन हो सकता है। साध्वी की मौत हादसा या साजिश? डेक्सोना इंजेक्शन में दवा या जहर? 5 मिनट में मौत की थ्योरी क्या है?
राजस्थान के जोधपुर शहर में इस वक्त हर किसी की जुबान पर साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का सवाल है। हादसा या साजिश? साध्वी की मौत के बाद जिस तरह परतें खुल रही हैं, उसने पूरे मामले को रहस्यमय बना दिया है। मृतका के पिता का दावा है कि डेक्सोना इंजेक्शन लगाए जाने के कुछ ही मिनटों बाद साध्वी की हालत बिगड़ी और 5 मिनट के भीतर उनकी मौत हो गई। इस दावे के बाद पुलिस हरकत में आई और इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया। आश्रम को सील कर दिया गया और इंजेक्शन के खोल जब्त कर लिए गए। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेक्सोना एक स्टेरॉयड है जो गंभीर एलर्जी या सूजन में जीवन रक्षक दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है और इससे तत्काल मौत मुमकिन नहीं मानी जाती। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इंजेक्शन में कहीं कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं मिलाया गया या फिर किसी दुर्लभ और जानलेवा साइड इफेक्ट का मामला है। ये सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही सामने आएगी। साध्वी जी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को कौन कौन हैंडल कर रहे हैं और किन किन के पास उसका एक्सेस है, इसकी अभी पूरी सूचना हमें नहीं मिल पाई है। ये सब के बारे में भी जांच चल रही है। टाइमिंग्स वगैरह को लेके भी जांच चल रही है अभी कि किसके द्वारा पोस्ट डाली गई। साध्वी प्रेम बाइसा के कथित सुसाइड नोट को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस मोबाइल फोन से ये सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, उसे पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। मृतका के पिता का दावा है कि साध्वी के कहने पर एक साधु ने ये पोस्ट की थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पोस्ट साध्वी की मौत के करीब 4 घंटे बाद की गई। सवाल ये भी है कि अगर साध्वी प्रेम बाइसा को अपने साथ अन्याय का अंदेशा था तो उन्होंने खुद मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? अगर मौत इंजेक्शन के कारण हुई तो उससे पहले सुसाइड नोट लिखवाने की जरूरत क्यों पड़ी? पुलिस ने आश्रम से सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए हैं और हर डिवाइस की गहन फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। विपता की घड़ी में जो मेरी इस दुख की घड़ी में जो यहाँ खड़े हैं, सब साध्वी जी को न्याय दिलाने के लिए, सब न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। सब खड़े हैं थे, बोलो उनकी रिपोर्ट लाओ, मेडिकल हर तरह की जन्म से लेकर के ब्रह्मचार्य तक की उनकी रिपोर्ट निकल, मेडिकल करवाओ, आप सब करवाओ, उनको न्याय दिलाओ। साध्वी प्रेम बाइसा ने अपना अच्छा खासा रसूख बना लिया था। उन्होंने कम उम्र में ही धार्मिक और आध्यात्मिक दुनिया में एक खास पहचान बना ली थी। मूल रूप से बालोतरा जिले के पेरऊ गांव की रहने वाली प्रेम बाइसा की मां अमरू बाइसा एक गृहिणी थी, जबकि पिता बिरमा राम ट्रक ड्राइवर थे। मां के निधन के बाद पिता उन्हें बचपन में ही जोधपुर के गुरु कृपा आश्रम लेकर आ गए। यहीं संत राजा राम और संत कृपा राम के मार्गदर्शन में प्रेम बाइसा ने कथा वाचन और भजन गायन का आध्यात्मिक ज्ञान हासिल किया। धीरे धीरे भागवत कथा और भजनों के जरिए उनकी लोकप्रियता बढ़ी तो उन्होंने गुरु कृपा आश्रम से अलग होकर जोधपुर के पाल रोड स्थित साधना कुटीर आश्रम में रहना शुरू किया। इस आश्रम के उद्घाटन में बाबा रामदेव समेत देश भर के कई संत शामिल हुए थे। हालांकि पैतृक गांव में बनाए गए आश्रम और पारिवारिक जमीन विवाद, साथ ही 6 महीने पहले वायरल हुए एक वीडियो को लेकर भी प्रेम बाइसा और उनके पिता विवादों में रह चुके थे। अस्पताल लेके ही नहीं गए, घर पे नॉर्मल जुकाम था। अजमेर कथा करके रात को 1:30 बजे आए, 1:30 बजे अजमेर से कथा करके आए। सुबह उन्होंने अपनी आईडी से पोस्ट की, फिर 10-11 बजे एक और पोस्ट की और 4:45 साढ़े 4 बजे और मीडिया हैंडल वाला करके बात पोस्ट के लिए की और 5:30 5:20 पे उसने जिक्स लगते ही सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत ने आस्था, व्यवस्था और साजिश तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंजेक्शन, सुसाइड नोट और आश्रम से जुड़े हर एंगल की जांच जारी है।